So today we are going to discuss about the second part of history chapter 5. Okay. So history plus 6 chapter 5 part 2. ठीक है. तो पार्ट 2 में क्या है? हमने क्या क्या चीजें कल पढ़ी थी? तो सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि रूलर्स कैसे बनते हैं. ठीक है. हाउ पीपल आर मेड रूलर्स. ठीक है. उसके बाद हमने एक चीज और डिस्कस करी थी कि रूलर्स के मेन काम क्या होते हैं. ठीक है. और उनको किस बेसिस पर सेलेक्ट किया जाता है. ठीक है. तो सबसे पहले क्या पढ़ा था? वर्क ऑफ रूलर्स. ठीक है. उसके बाद सेकंड थिंग हमने क्या पढ़ा था? How do people became rulers? Rulers. ठीक है. नॉर्मल इंसान रूलर कैसे बन गया. ठीक है. इसके बारे में सबको पता है? yes, sir. आप नए हो? क्या नाम है? कृष्णा कुमार. यस. इसके बाद हमने तीसरी चीज जो पढ़ी थी वो ये था क्या? जनपदार्थ. हर्ष, जनपद की मीनिंग क्या होती है केवल तुम बताओ. people were setting on that place of the जनपद. Okay, is he right? Yes, sir. Is he right or wrong? Yes, right. Right. He is right or not? Yes, sir. Okay, so he is right. The place where people settle down on their foot is known as जनपदार्थ. आधा समझ में आ रहा है? मैडम. ठीक है. ये हमारा क्या होता है? जनपदार्थ. इसके बाद हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो क्या था? महाजनपदार्थ. ये क्या होता है? महाजनपदार्थ. एक एक करके. दिस इज नॉट अ फिश मार्केट. स्पीक वन बाय वन. यू दिव्यांश. Leader of the Janpadas are called Mahajan. The place where the leader of Janpadas live is known as Mahajan. क्या यही होता है ना? Yes, sir. यही शायद बताया था मैंने कल. Yes, sir. ठीक है. So Mahajanpadas is a place where the leader of Janpadas live. ठीक है. About 2500 years ago, some Janpadas became the more important than others and were known as Mahajanpadas. ठीक है. कुछ साल पहले करीब 2500 years अगो. ठीक है. कुछ जनपदों को बहुत इंपॉर्टेंट माना गया. ठीक है. क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे जनपद थे जहां पे उसको बॉर्डर करना या फिर उनकी एक बाउंड्री बनाना बहुत मुश्किल होता था. ठीक है. तो उनको एक बड़ा रूप दे दिया गया या फिर उनका एक बड़ा एक ग्रुप बनाया गया जिनको क्या कहा गया? महाजनपद. ठीक है. अगर इनमें से कुछ ऐसों की बात करें तो क्या था? सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? मगध. ठीक है. मगध के बाद क्या था? एक और ऐसे इंपॉर्टेंट था, उसका नाम क्या था? हस्तिनापुर. इट वाज आल्सो अ महाजनपद. ठीक है. ये एक महाजनपद था. क्यों? क्योंकि उस टाइम पे इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा थी. ठीक है. और इनका बनना कब शुरू हुआ? 2500 years ago. अच्छा, एक चीज होती है इनमें. एक होता है BC. ठीक है. एक होता है BCE. एक होता है AD. एक होता है ACE. इन सब में अंतर क्या है? क्या बताएगा? ये सब एक दूसरे से डिफरेंट है या नहीं है? है तो क्यों है? नहीं है तो क्यों है? ये बहुत पहले मैंने होमवर्क किया था, याद है? मोहनजोदारो वाले चैप्टर में. इन द अर्लीस्ट सिटीज. बताइए शिखर, इनके बीच का डिफरेंस क्या हो सकता है? साक्षी नहीं पता? किसी को नहीं पता है? अविरल, what is the difference between BC and AD? Anyone knows this? BC और AD में क्या डिफरेंस बताइए? And AD? AD क्या होता है अविरल? AD क्या होता है? आफ्टर क्या? आफ्टर डेथ. AD आफ्टर डेथ क्या? किसका डेथ?
देखो बट BC, BCE, AD और ACE में अंतर क्या होता है? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है क्योंकि हम हिस्ट्री को इन्हीं चार चीजों के मदद से जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है? जब भी हम किसी चीज की बात करते हैं तो क्या कहते हैं? अबाउट 900 इयर्स BC या BCE कहते हैं कि नहीं कहते हैं? Yes, sir. मैंने क्या बताया था कि मोहनजोदारो का एविडेंस कब पाया गया या फिर वो कब एग्जिस्ट करता था हड़प्पन सिविलाइजेशन? 26th सेंचुरी BCE, ठीक है? तो BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। ये तो सबको पता है, बिफोर क्राइस्ट यानी कि क्राइस्ट के जन्म से पहले, ठीक है? उसके बाद आता है AD, ठीक है? इस AD का मतलब होता है एन्नो डोमिनी, ठीक है? आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट, ठीक है? क्राइस्ट के मरने के बाद, आफ्टर डेथ तो सही बोले थे लेकिन क्राइस्ट की डेथ के बाद, ठीक है? समझ में आई बात? अब फिर आते हैं BCE और ACE। ये तो जो हमारा था ये क्रिश्चियन रूल के हिसाब से बता दें तो, ठीक है? ये क्रिश्चियन रूल के हिसाब से था, लेकिन क्रिश्चियन रूल हर जगह नहीं चल सकता है बिकॉज देयर आर 8 रिलीजन्स फाउंड इन द वर्ल्ड। क्या लिख रहे हो? ठीक है? 8 ऐसे रिलीजन्स हैं जो हमारे पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं, ठीक है? तो 8 रिलीजन्स क्या करेंगे? इसको एक्सेप्ट करेंगे सब लोग मिल करके, ठीक है? Just because it was of Christianity, it was not accepted universal, ठीक है? So after that we used a word common era, ठीक है? हमने एक वर्ड का यूज किया, उसका नाम था कॉमन एरा, CE, ठीक है? CE बेसिकली उस पीरियड को कहते हैं जिस पीरियड में क्राइस्ट जिंदा थे, ठीक है? क्राइस्ट की लाइफ से लेकर के मतलब बर्थ से लेकर के डेथ तक इस एरा को क्या कहते हैं? कॉमन एरा। जिसको नहीं समझ में आ रहा है पूछो। एरा का मतलब है टाइम पीरियड, ठीक है? एरा इज अ स्पैन ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है? सो बेसिकली द टाइम पीरियड इन व्हिच क्राइस्ट वाज लिविंग इज नोन एज कॉमन एरा, ठीक है? द टाइम पीरियड बिफोर दैट लाइफ वाज बिफोर कॉमन एरा एंड आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट इट वाज आफ्टर कॉमन एरा। यानी कि ये जो हमारा BCE है इसका मतलब क्या होता है? बिफोर कॉमन एरा, ठीक है? और ACE का मतलब आफ्टर कॉमन एरा। इसको समझ में नहीं आया ये? सर ये आफ्टर कहना मेरा क्या है? ये ना कहना मेरा समझ में आ गया सर। कहना मेरा कॉमन कॉमन एरा, आराम से बोलो, आराम से। जब क्राइस्ट मर गए उसके बाद का जो टाइम पीरियड था वो क्या है? ठीक है? जब वो जीवित थे उनके जन्म लेने से लेकर के मृत्यु तक, ठीक है? जन्म से मृत्यु तक का समय क्या है? कॉमन एरा, ठीक है? उसके पहले का टाइम बिफोर कॉमन एरा और उनके बाद का टाइम समझ में आया सबको? तो ये सर इसको समझ में नहीं आया, ठीक है? तो ये हो गया हमारा ACE, BCE और BCAD, ठीक है? सो बेसिकली वी वर टॉकिंग अबाउट महाजनपदास, ठीक है? तो महाजनपदास करीब 2500 इयर्स अगो बनाए गए because some of the जनपदास are having a very different importance, ठीक है? कुछ जनपदों के कुछ different importance थे। जैसे मगध की बात करें तो मगध में क्या था? विश्व की सबसे पहली यूनिवर्सिटी कहाँ थी? मगध में। उसका नाम क्या था? क्या नाम था? किसी ने नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम सुना है? नालंदा यूनिवर्सिटी was the first university introduced in the world, ठीक है? पूरे विश्व की सबसे पहली यूनिवर्सिटी कौन थी? नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है? So basically just because of the presence of नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है, मगध महाजनपद was converted into महाजनपद, ठीक है? Because it was having an importance that the महाजनपदास ये था। क्यों था भाई? Because it was having नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है? It was having the first university of the world. People from different continents, different countries come to study here. आज हम बात करते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, दुनिया भर की यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, ठीक है? But the first university that was introduced in the world was and it was in Magadha is in India. It is in Nowadays we go to different countries for higher educations,
and different things, ठीक है? But when we see our own culture, our own history, then we get to know that the first university was made in India, ठीक है? वहाँ पे बहुत सारे देशों के लोग आकर के यहाँ पे पढ़ते थे, ठीक है? But it was destroyed by whom? British. नहीं, it was destroyed by the Mughals, ठीक है? The University of India, the Nalanda University of Magad was destroyed by Mughals. ये इतना मजबूत यूनिवर्सिटी था, ठीक है, कि 6 महीने लगातार इसकी बुक्स खत्म हुई थी, ठीक है? इसमें इतनी ज्यादा बुक्स रखी थी कि 6 महीने कंटिन्यूअसली चलने के बाद भी आज उसके एक्सकवेशन साइट्स पे बुक्स मिल जाती हैं, ठीक है? उस टाइम के जो टीचर्स थे, उस टाइम की जो नॉलेज थी, वो सारी चीजें यहीं से शुरू हुई। और सबको यही पता होना चाहिए कि कुंग फू या कराटे जो आज हम चाइना वालों का देखते हैं, वो एक्चुअली मेड इन इंडिया है। कहाँ का है? इंडिया का है, ठीक है? Who introduced Kung Fu and Karate and all the martial arts? Can anyone tell me? कोई बता सकता है क्या कि मार्शल आर्ट का इंट्रोडक्शन किसने किया था? बताइए, किसी को पता है? Martial art was taught to Chinese by an Indian teacher, and his name was Bodhidharma. Yes, sir. ठीक है? He was also considered as second Buddha. ठीक है? इनको हम दूसरा गौतम बुद्ध कहते थे। क्यों? Because he was a great teacher, great master. ठीक है? He went to China for traveling, but there he started teaching martial art to Chinese. ठीक है? And he was the only Indian who founded the Shaolin Temple of China. ठीक है? Shaolin Temple का फाउंडर कौन था? एक इंडियन। Sir, and he was the first teacher who was born in China and teacher. Yes, he was the first teacher who started teaching the martial art in different. ठीक है? इसकी जो बर्थ है मार्शल आर्ट का कहाँ हुआ था? इंडिया में। ठीक है? आज भी मार्शल आर्ट्स के कई सारे ऐसे फॉर्म हैं जो किसी और को नहीं आते सिवाय इंडियंस के। ठीक है? बहुत सारे ऐसे फॉर्म हैं। उस पे अगर डिस्कशन शुरू होगा तो फिर ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। ठीक है? तो महाजनपदास क्यों बनाए गए? क्योंकि उनके पास एक डिफरेंट इंपॉर्टेंस थी। ठीक है? जैसे मगध की इंपॉर्टेंस क्या थी? नालंदा यूनिवर्सिटी। हस्तिनापुर की इंपॉर्टेंस क्या थी? अ ग्रेट लीडर। ठीक है? यहाँ पे एक बहुत ही ग्रेट लीडर राज करता था। उसका नाम क्या था? He was considered as the greatest leader of all time. ठीक है? अपने टाइम के सबसे अच्छे लीडर यही माने जाते हैं। ठीक है? एंड फर्स्ट थिंग वाज ही वाज पांडवा। ठीक है? ये पांडवों से इनका रिलेशन था। ठीक है? सो दिस वाज हैविंग अ डिफरेंट इंपॉर्टेंस एंड दैट इज व्हाई महाजनपदास वर मेड। समझ में आई बात? यस सर। कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया? अब है? समझ गए? Some of these were shown on the map. Most महाजनपदास had a capital city. कई सारे ऐसे महाजनपदास थे जो जिनके पास एक कैपिटल सिटी भी था। मगध की कैपिटल सिटी पाटलिपुत्र। ठीक है? हस्तिनापुर की कैपिटल सिटी दिल्ली। दिल्ली उस टाइम पे इंद्रप्रस्थ। ठीक है? इंद्रप्रस्थ उस टाइम पे दिल्ली को कहा जाता था। ठीक है? और जो एरिया था, जो पूरा वो महाजनपद था, वो क्या था? हस्तिनापुर। हस्तिनापुर में पंजाब, आज का पंजाब, हरियाणा, पूरा नॉर्थ इंडिया आता था हस्तिनापुर। ठीक है? आज देखने में लगता है ना कि मेरठ के पास छोटा सा शहर है हस्तिनापुर, उतना ही बड़ा नहीं था। वो पूरा एरिया कवर किए हुए था। ठीक है? तभी तो हम जनपदों की बात करते हैं, पांचाल, रुक्मी, ये सारी चीजें क्या है? ये उस टाइम के जनपद हैं। ठीक है? रुक्मी है, द्वारिका है, ये सब क्या है? ये जनपद है। ठीक है? और जिनके पास एक ग्रेट इंपॉर्टेंस था वो क्या बन गया? महाजनपद। ठीक है? जैसे कि मगध,
द्वारिका, द्वारिका में क्या था? द्वारिका में क्या था? सोमनाथ का मंदिर। और द्वारिका में कौन सा आज का स्टेट आता है? गुजरात। गुजरात, केवल गुजरात। गुजरात की जितने भी सिटीज हैं वो सारी किसमें आती हैं? द्वारिका में। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई? ओके, सो मेनी ऑफ दीज वर फोर्टिफाइड। फोर्टिफाइड का मतलब क्या होता है? व्हाट आर फोर्टिफाइड सेटलमेंट्स? ये किसको किसको याद है? इन द अर्लियर सिटीज में था ना फोर्टिफाइड सेटलमेंट्स। प्रगति शर्मा, व्हाट आर फोर्टिफाइड सेटलमेंट्स? बताइए। फोर्टिफाइड सेटलमेंट क्या होता है हर्ष? जब मैं पढ़ा था तुम क्लास में थे। अच्छा, बताओ क्या होता है फोर्टिफाइड सेटलमेंट? Any city or any settlement which is being destroyed by some king or by any natural disaster. ठीक है, कोई ऐसा जगह या ऐसी सिटी, any city or place that is destroyed by any or natural disaster. ठीक है, नेचुरल डिजास्टर बताइए। फ्लड, सुनामी, दुनिया भर की चीजें। ठीक है, क्या चीज? प्राकृतिक आपदाएं। ठीक है, तो प्राकृतिक आपदाओं से या फिर किसी किंग की वजह से कोई भी जगह या कोई भी सिटी अगर खराब कर दी गई या खत्म कर दी गई तो वो क्या कहलाता है? फोर्टिफाइड। ठीक है, इसमें से कई सारे महाजनपद ऐसे जिनको फोर्टिफाई कर दिया गया, यानी कि उनको खत्म कर दिया गया, जैसे कि ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी was a very important because पता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, स्ट्रैटफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, इन सबकी स्थापना हुई है 1900s में। ठीक है, 1900 के बाद इन सबकी स्थापना हुई है। लेकिन अगर हम अपने नालंदा यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो ये कॉमन एरा के टाइम से चल रही है। पता है महाभारत का पीरियड 5000 ईयर पहले से माना जाता है। ठीक है, 5000 से और पहले पुरानी है हमारे नालंदा यूनिवर्सिटी। ठीक है, इट वाज अ टाइप ऑफ गुरुकुल एजुकेशन। गुरुकुल क्या होता था पहले के जमाने में कि लोग गुरुओं के आश्रम में जाके पढ़ते थे। ठीक है, लेकिन इंडिया में एक ऐसा केवल नालंदा यूनिवर्सिटी ही था जिसमें बिल्कुल क्लासेस चलती थी रेगुलर, जैसे आप लोग बैठ के पढ़ रहे हो वैसे। ठीक है, इट वाज अ लेवल ऑफ एजुकेशन सिस्टम एट दैट टाइम। ठीक है, आफ्टर दैट इट वाज डिस्ट्रॉयड बाय द मुगल इन्वेडर्स। ठीक है, बाबर, हुमायूं, अकबर, ये जितने थे इन लोगों ने अपनी रिलीजियस कल्चर्स को, अपने रिलीजन को ज्यादा क्या किया? सपोर्ट किया। ठीक है, जो हमारे धर्म का, हमारे देश का एक्चुअल हिंदू कल्चर था उसको खत्म करने की कोशिश की। आप देखते हो ना बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे उन्होंने हिंदुओं के रिलीजियस चीजों को तोड़ करके अपना बना दिया है। ठीक है, ये सारी चीजें किसकी की हुई है? मुगल से। ठीक है, दिस मींस दैट ह्यूज वॉल्स ऑफ वुड, ब्रिक और स्टोन वर बिल्ट अराउंड देम। ठीक है, इसके बाद क्या होता था कि कुछ कुछ जनपद ऐसे थे, महाजनपद ऐसे थे जिनको किनारे किनारे से बाउंड्री बना दी गई थी। ठीक है, तभी इनको क्या कहा जाता था जनपद के बजाय? महाजनपद। ठीक है, बिकॉज इट वाज इनक्लोज्ड इन अ बाउंड्री। सबको समझ में आ गई बात? ओके, फोर्ट्स वर प्रोबेबली बिल्ट बिकॉज पीपल, पढ़ो इसको प्रतिभा इसके आगे। Forts were probably built because people were afraid to attack from other kings and needed protection. It is also likely that some rulers wanted to show how rich and powerful they were by building very large, tall and impressive walls around their city. Sit down. So basically the forts were made to survive the attacks. बड़े बड़े किले क्यों बनाए जाते थे? ताकि अटैक्स को सर्वाइव किया जा सके। अगर कोई राजा आक्रमण करता है दूसरे किंगडम का, ठीक है, तो उसको इजीली हम टैकल कर सकें, उसके खिलाफ एक रणनीति बना के उसके दोबारा हमला कर सकें, इसके लिए फोर्ट्स बनाए जाते थे। ठीक है,
और इन फोर्ट्स के अंदर पूरी प्रजा रहती थी, राजा की पूरी फैमिली रहती थी, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पे इंक्लूडेड हुआ करती थी। समझ में आ गई बात सबको? ओके, सम रूलर्स वर शो हाउ द रिच एंड पावरफुल दे वर बाय बिल्डिंग रियली लार्ज, ठीक है। उनके किले इतने बड़े बड़े इसलिए बनते थे ताकि वो दूसरों को ये भी दिखा सके कि वो कितने रिच हैं, कितने पावरफुल हैं, ठीक है। व्हेन वी टॉक अबाउट रेड फोर्ट, जब हम लाल किले की बात करते हैं तो लाल किला मुगल्स ने इसीलिए बनवाया था ताकि वो अपनी पावर को बिल्कुल सेंटर में रह के पूरे कंट्री पे शोकेस कर सके। इसको समझ में नहीं है? समझ गए? मुगल्स के द्वारा हमारा जो लाल किला है ये इसीलिए बनवाया गया था कि सेंटर में बिल्कुल खड़े होकर के वो इजीली पूरे कंट्री को, ठीक है, समझ में आ गई बात। और इसी वजह से आज की डेट में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर भी वहीं जाकर के पूरे देश को संबोधित करते हैं। समझ में आया? क्योंकि दिल्ली इज कंसिडर्ड एज सेंटर ऑफ द कंट्री। उसको हम क्या कहते हैं? दिल्ली को अपने सेंटर कहते हैं, बिल्कुल, ठीक है, सेंटर है। लगता है क्या कि ये सेंटर है? ये हमारा अगर मैप अगर ऐसे करके जो बना हुआ है, सेंटर में है दिल्ली, यहाँ पे तो ये सेंटर है। सेंटर तो ये हुआ ना, मध्य प्रदेश, इसलिए तो उसको मध्य प्रदेश कहते हैं, ठीक है। दिस इज हार्ट ऑफ इंडिया। हार्ट ऑफ इंडिया, बॉडी में हार्ट किस तरफ होता है? लेफ्ट साइड में। तो ये लेफ्ट साइड नहीं दिख रही है, ऐसे खड़े हो जाएंगे तो हार्ट इधर का दिखेगा, ठीक है। तो ये क्या है? हार्ट ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। एंड दैट इज व्हाई द फोर्ट और द सिंबलाइजेशन स्पीच इज गिवन बाय आवर प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम दिस प्लेस। समझ में आया? यस सर। ओके, सो बिल्डिंग्स और फोर्ट्स इसलिए बनाए गए थे ताकि वो अपने पावर को शोकेस कर सके, ठीक है। तो ये हो गई हमारे महाजनपद की बात, ठीक है। Also in the way the land and the people living inside the fortified area could be controlled more easily by the king, ठीक है। जो लोग fortified settlement या फिर किसी एक राज्य के एक महल के अंदर रह रहे हैं उनको किंग आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी राजा की प्रजा उनके किले के अंदर रह रही है तो क्या कर सकते हो? तुम इजीली उनको बचा भी सकते हो, उनके ऊपर अपना कंट्रोल भी चला सकते हो, ठीक है। So building such huge walls required a great deal of planning. Thousands, if not lakhs, of bricks and stones had to be prepared. This in turn meant enormous labor provided possibly by thousands of men, women, and children, and resources had to be found for all of this. ठीक है, तो बेसिकली इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए हजार नहीं लाखों स्टोन्स और ब्रिक्स की आवश्यकता होती थी। इनका बहुत ज्यादा यूज होता था। क्यों होता था? बिकॉज दे हैव टू बिल्ड अ वेरी बिग बिल्डिंग, ठीक है, और अ बिग फोर्ट, ठीक है। एंड दिस मच बिग बिल्डिंग और अ फोर्ट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मटेरियल्स, ठीक है, एंड आल्सो अ लॉट ऑफ ह्यूमन एफर्ट, ठीक है। अगर ह्यूमन एफर्ट नहीं होगा तो क्या बिल्डिंग बनेगी? नहीं बनेगी ना। तो बिल्कुल उसी तरह से जब ह्यूमन एफर्ट पड़ता था, वो ह्यूमन एफर्ट कौन करता था? उनकी प्रजा करती थी, ठीक है। कौन कौन? मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, ठीक है। दीज ऑल वर इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग दैट बिल्डिंग, ठीक है। उस बिल्डिंग को बनाने में इन सबका हाथ बराबर का होता था, ठीक है। और उसके लिए प्लानिंग बहुत पहले से करनी पड़ती थी। आपने अगर आज सोच लिया कि मुझे घर बनवाना तो क्या बनवा सकते हो? आज बन जाएगा शाम तक। चावल थोड़ी बनाना है कि रख कर कुकर में चढ़ा के चढ़ा है बन के तैयार। We have to need a very big amount of resources, human effort as well as money. पैसे की जरूरत है कि नहीं भाई? मुंह से बोलो। है ना? कृष्णा कुमार, जरूरत है? आपने अगर सोचा कि मुझे शाम तक एक घर बनवाना तो क्या बनवा सकते हो? नहीं ना। उसके लिए क्या चाहिए? मटेरियल, मनी, रिसोर्सेज, ह्यूमन एफर्ट, ठीक है। तो इन सारी चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, ठीक है। एंड द रिसोर्सेज हैड टू बी फाउंड फॉर ऑल ऑफ दिस। अब इसके बाद ये भी होना चाहिए ना कि उतने प्रॉपर अमाउंट में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं या नहीं। अगर ब्रिक्स और स्टोन्स अवेलेबल नहीं है तो घर बनवा सकते हो? लाल किला अगर हमें बनवाना था, मैं जिसने भी बनवाया, ठीक है, तो अगर रेड कलर का पत्थर नहीं होता तो क्या लाल किला बनता था? नहीं बनता था ना। तो ताजमहल बनना था तो उसके लिए व्हाइट कलर का मार्बल चाहिए,
नहीं यूज तो बनना था, नहीं बनता। ठीक है, दिस इज द रीजन दैट वी हैव टू बी अ प्रेजेंस ऑफ रिसोर्सेज। हमारे पास रिसोर्सेज की प्रॉपर प्रेजेंस होनी चाहिए। नहीं समझ में आया क्लियर? नहीं, अरे भाई मैंने क्या बताया अभी? मैंने ये बताया कि महाजनपदा से जो बिल्डिंग बनवाई जाती थी वो इसलिए ताकि राजा लोग अपनी पावर को और अपने पैसे को शो कर सकें, ठीक है, प्लस अपनी प्रजा को बाहरी अटैकों से बचा सके, ठीक है, इतना समझ में आया? उसके बाद हमने क्या बात करी थी? बिल्डिंग बनाने के लिए जरूरत क्या क्या पड़ता है, ठीक है, मटेरियल चाहिए, मटेरियल के बाद ह्यूमन एफर्ट चाहिए, मनी चाहिए, प्लानिंग चाहिए, ठीक है, तो इन सब चीज के लिए टाइम भी चाहिए, ठीक है, जब ये सारी चीजें अवेलेबल रहेगी तभी हम घर बना सकते हैं। यस सर। समझ में आ गया? यस यही तो होता है। और कुछ भी था क्या? नो सर। समझ में आ गई बात? यस सर। ओके, चलो आराम से। The new Rajas now began maintaining the army. Soldiers were paid regular salaries and maintained by the king throughout the year. Some payments were probably made using the punch mark coins. You will read about this coins in chapter number 8. Punch coins का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा? मच पॉइंट। Punched coins. Punched coins का मतलब ये है कि कोई राजा अपने राज्य में एक डेफिनेट मनी या फिर एक डेफिनेट कॉइन चला रहा है। कई बार क्या होता है कि हमारे देश में या किसी एक राज्य में उस राजा के हिसाब से पैसा चलता है, ठीक है, क्या करते हैं राजा की अपने फेस पे या फिर अपने राज्य का कुछ स्पेशल फेस है तो वो लगवा करके सिक्के चलाते हैं, ठीक है, तो वो सिक्के चलते हैं तो क्या कहलाते हैं? दैट आर मनी, ठीक है, एंड ड्यू टू दैट मनी पीपल यूज्ड टू बाय एंड सेल डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। सो बेसिकली हुआ क्या, उसके बाद महाजनपदों के बनने के बाद जब ये किले वगैरह बन जाते थे तो उनके बाद राजा अपनी आर्मी पे काम किया करते थे, ठीक है, बिकॉज आर्मी इज द मेन रिसोर्स बाय विच यू कैन प्रोटेक्ट यू फ्रॉम अटैक्स, ठीक है, किसी भी अटैक से अगर आपको बचना है तो आपके पास क्या होना चाहिए? आर्मी या सोल्जर्स होने चाहिए, है कि नहीं? सो उसी अमाउंट में आर्मी को मेंटेन करना और आर्मी को प्रॉपर सैलरीज पे करते रहने के लिए इन्होंने कॉइंस का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया, एंड दैट कॉइंस वर नोन एज punched coins, a specific type of coin or a form of money which was used by any king in their country, ठीक है, एक राजा के राज्य में चलने वाला एक अलग प्रकार का सिक्का या पैसा क्या कहलाता है? इसको समझ में नहीं आया? सब समझ गए? यस सर। एक ही है जिसको समझ में नहीं आता वो आज आएगी नहीं, ठीक है। इसके बाद का टॉपिक हमारा क्या है? इसका क्या मतलब होता है? भाड़ा? टैक्सेस क्या होता है भाई? टैक्सेस क्या होता है? The money or an amount of money that we pay to the government or the highest leader. हमारा जो लीडर होता है उसको जो मनी उसकी सर्विस के लिए हम पे करते हैं, भाई हमारा लीडर है, हमारे लिए काम कर रहा है, ठीक है, then it is our duty to pay a different amount of money as a tax to him, ठीक है, तो उसको देने वाला वो sum of money क्या होता है? ठीक है, और GST GST is also a tax, goods and service tax, ठीक है, तो GST टैक्स के अंदर ही आ रहा है। राजाओं के जमाने में GST नहीं था, उस टाइम पे क्या था? टैक्स, या फिर इसको हिंदी में क्या कहते हैं? कर। कहते हैं कि नहीं कहते? क्या था मनसबदारी सिस्टम? सुना जरा दिव्यांश, मनसबदारी सिस्टम क्या था? मनसबदारी सिस्टम या फिर जो वो कौन सा था इसमें एक कंपनी सिस्टम, इक्तादारी सिस्टम। What was इक्तादारी सिस्टम? इक्तादारी सिस्टम, हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3। इक्तादारी सिस्टम या मनसबदारी सिस्टम क्या होता है? हिंदी या कोई अमेरिकन बैठा है क्या? कोई भी ज्यादा ना बोलो, जल्दी का चार हो गए, आगे चार हो ना।
वो शांति से करें। So in which they include all tax. In Iqtidari system, a king divides his whole country, अपने पूरे राज्य को छोटे-छोटे हिस्सों में बांट देता है, ठीक है? और हर उस हिस्से में एक गवर्नर तैनात किए जाते हैं, ठीक है? जो उस हिस्सों से टैक्स की वसूली करते हैं, ठीक है? तो जो छोटा सा हिस्सा होता है उसको हम इक्ता कहते हैं, ठीक है? और उसके गवर्नर क्या कहते हैं? इक्तादार, ठीक है? तो इक्तादार का काम बेसिकली बस यही होता है कि वो टैक्स की वसूली करता है और उस एरिया की जो फाइनेंशियल कंडीशंस है वो जाके किंग को रिपोर्ट करता है। इसको समझ में नहीं आया? इक्तादारी सिस्टम समझ में आया? Yes, sir. धीरे धीरे चिल्लाना क्यों? आराम से, ठीक है? So इक्तादारी सिस्टम is basically this, ठीक है? The sum of amount received by that इक्तादार is known as tax, ठीक है? उसी को हम टैक्स कहते हैं, ठीक है? तो बेसिकली टैक्स का यूज क्यों होता था? टैक्स का यूज करते थे वो अपने सैलरी पे करने के लिए, अपने सोल्जर्स को, अपने सर्वेंट्स को, ठीक है? तो दिस वाज एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ टैक्स एंड द यूज ऑफ द टैक्स। समझ में आ गई बात सबको? Yes, sir. टैक्स किस किस चीज में लगाए गए थे? क्या? फूड क्या होता है? फूड जो थाली में खाना रखता है उस पर टैक्स लगाता है क्या? इट वाज ऑन द क्रॉप्स, ठीक है? क्रॉप्स के बाद कैटल, कैटल का मतलब क्या होता है साक्षी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैटल? पता है? नहीं? क्यों? कैटल क्या होता है? नेहा? अच्छा, मेरे घर में शेर पाल कर रखा है मैंने, वो कैटल है? कैटल है? बस हॉर्सेस ही कैटल में आते हैं। क्या होता है कैटल? प्रगति, what is the meaning of cattle? अलका, सर जो युद्ध में जो भी एनिमल the animals which are tamed and we get any different resources from those animals is known as cattle, ठीक है? जैसे कि काऊ, बफेलो, हॉर्स, ठीक है? शेर का यूज तो हम कर नहीं सकते हैं बेटो? शेर का यूज कर लोगे? गोट, हाँ भाई, शेर हम लोग को यूज कर लेगा, ठीक है? हम लोग उसको यूज करें ना करें वो हम लोग को यूज कर लेगा, एक टाइम का भोजन है हम लोग उसके लिए, ठीक है? दिमाग है कि मतलब खोल के रख के भाई नहीं, ये क्या है? इंडिया है, दुबई में लोग शेर वगैरह पालते हैं, इंडिया में नहीं कोई पालेगा, ना किसी के पास इतना ये है ना किसी के पास इतना ये है, ठीक है? कुछ ऐसे लोग भी हमारे देश में पड़े हुए हैं बिना दिमाग वाले, ठीक है? ये कहते हैं कि सच में आपके घर में शेर है क्या सर? कैटल का मतलब क्या है? The animals which gives us different resources, ठीक है? जैसे कि काऊ, बफेलो, गोट, LKG के हो गया तुम लोग, कैट मैट रैट पढ़ रहे हो। देखो, काऊ, गोट, बफेलो, और क्या हो सकता है? hen, horse, honey bee, yes, they are also tame, but normally किसी घर में नहीं मिलता है। तो अपने घर में रख लोगे ना तो रोज तुम्हारा एक हिस्सा सूझा हुआ मिलेगा, ठीक है? एक हिस्सा जब सूझा हुआ मिलेगा तो दूसरे दिन पूछेगा सब लोग ये क्या है, तो सूझी के साथ, ठीक है? तो बेसिकली ऐसी चीजें जो नॉर्मली लोगों के घर में मिलती हैं, नॉर्मल लोगों के, ठीक है? I don't know about you, you are normal or abnormal.
you are an alien like her, then I can't consider you. ठीक है? अगर आप इसी तरह एलियन हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है? तो काउ, गोट, बफेलो, हैन, ये सारी चीजें नॉर्मली लोगों के घर में मिल जाती हैं। ठीक है? और इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? कैटल कहते हैं। ठीक है? तो टैक्सेस किस पे थे? क्रॉप्स, कैटल और हाउसेस। ठीक है? ये सारी चीजों पे क्या बोल रहे हैं? सर जो आमिर होती है, हाँ। सर उनका भी वो सब देते थे ना, वो पैसा। नहीं, उनको सैलरी मिलती थी ना, उनको टैक्स नहीं देना पड़ता। Protect the castle. Yes, to protect the castle and the building. ठीक है? To protect the king from in the battlefield. ठीक है? To fight from the team of king, they were paid as salaries. उनको सैलरी के नाम पे पेमेंट दी जाती थी। ठीक है? समझ में आ गया? Sir, he was saying that when मतलब जो मतलब एक परिवार से लोगों को कर देना ही पड़ता है। नहीं, सोल्जर्स के फैमिली वालों को टैक्स नहीं देना पड़ता था। सब फैमिली वाला। मैडम समझ में आया सबको? Yes, sir. ये थे हमारे टैक्सेस, टैक्सेस ऑन क्रॉप्स, टैक्सेस ऑन क्राफ्ट पर्सन्स एज वेल। ठीक है? टैक्सेस हमारे क्राफ्ट पर्सन पे भी लगाए गए थे। क्यों? क्योंकि जो चीजें वो बेचते थे उनका कुछ हिस्सा उनको टैक्स पे करना पड़ता था। ठीक है? Herders were also expected to pay taxes in the form of animals and animal produce. Herders का मतलब क्या? जो लोग कैटल को पाल रहे हैं। ठीक है? जो लोग इनको टेम कर रहे हैं उनके पास ये एक राइट था। ठीक है? राइट है, उनको भी एक टैक्स पे करना होता था। ठीक है? या तो अपने कैटल में से कोई एक एनिमल दे, ठीक है, या एनिमल प्रोडक्ट्स दे। ठीक है? तो राजा के घर में दूध कहाँ से आता था? एज अ टैक्स। समझ में आई? यहाँ जिसको समझ में नहीं आया, No, sir. okay. There were also taxes on goods that were brought and sold through trade. ठीक है? ट्रेड पे भी टैक्स लगा हुआ था। जो चीजें खरीदी या बेची जाती थी उस पे भी टैक्स लगता था। ठीक है? Hunters and gatherers were also had to provide forest produce to the king. ठीक है? So basically they have to give forest product, मतलब कि जो hunters हुआ करते थे वो अगर किसी जानवर का शिकार कर रहे हैं, ठीक है, तो उन जानवर का जो प्रॉफिट उनको मिल रहा है, जैसे कि क्या होता था, टाइगर का अगर शिकार किया उन्होंने, ठीक है, तो टाइगर की जो स्किन है वो बहुत महंगी बिकती है। ठीक है? तो टाइगर की स्किन एक्चुअली बेचने पे या फिर जो टाइगर की स्किन होती है वो उनको प्रोवाइड करनी पड़ती थी। वो उनका फ्लैश यूज कर सकते थे। ठीक है? वो उनका क्या यूज करते थे? फ्लैश। बट द स्किन वाज नॉट अंडर द यूज फॉर हंटर। ठीक है? वो एज अ टैक्स उनको पे करते थे। समझ में आएगा? तो हंटर जब भी शिकार करते तुरंत दे जाते हैं। नहीं भाई, एक टाइम पे देना पड़ता था, महीने में एक बार या फिर साल में एक बार, ऐसा। हमारे यहाँ क्या है, इनकम टैक्स कितने बार दिया जाता है साल में? कितनी बार? एक बार। आपकी साल भर की कमाई का 10% का हिस्सा कितना देना, किसको देना पड़ता है? गवर्नमेंट। बिकॉज गवर्नमेंट इज द वन ऑर्गेनाइजेशन विच इज प्रोवाइडिंग यू द जॉब। ठीक है? आप गवर्नमेंट के थ्रू ही कमा रहे हो। ठीक है? तो आपको उसका कुछ हिस्सा एज अ टैक्स उनको देना पड़ेगा। समझ में आया? तो ऐसा भी है क्या इसके जैसा, जो समझ में नहीं आया? ठीक है? तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। ठीक है? इसके बाद का जो अभी टॉपिक बचा है वो हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है? आई थिंक 2 या 3 टॉपिक बस बचा है। ठीक है? इसके बाद आता है हमारा होमवर्क। So homework is find out the things on which taxes were levied. Taxes were levied. Levied का मतलब होता है लगाया जाना। ठीक है? ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिन पर टैक्स लगाए गए थे?